आज बच्चों हमने अपना पिछला जो चैप्टर टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के हवाले से। आपकी जब हमने प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन पढ़ी थी हमने बताया था हम प्रोडक्ट फार्म के बेस पे अपनी प्रोडक्ट को दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम उसके अलावा और उसके फीचर्स की बेस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि आपकी गुड्स से जो है ना वो कंसर्न होती हैं, अटैच होती हैं, उनसे जो है ना वो लिंक्ड होती हैं। अगर समटाइम होता है कि हम प्रोडक्ट की बेस पे या गुड की बेस पे हम जो गुड टेंजिबल आइटम सेल कर रहे हैं हम उस बेस पे खुद को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते अपने कंपेटिटर से। तो उसके बाद फिर कुछ जो मुतल्लिका सर्विसेज होती हैं हम मुतल्लिका सर्विसेज जो हैं उनके बेस पे अपने आप को अपने कंपेटिटर से डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। डिफरेंशिएट क्यों करेंगे इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्योंकि अपने आपको ब्रांड बनाना है, वो ब्रांड बनाएंगे किस लिए, ब्रांडिंग के फायदे क्या हैं हमारे पास, अगर सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो कस्टमर्स को राज़ी करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर काम करके हम खुद को बाकियों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला तो है ऑर्डरिंग ईज, कि अगर किसी ने हमारे कोई गुड्स जो हैं वो परचेज करनी है तो इस प्रोसेस को हम लोग कस्टमर के लिए आसान से आसान बनाएं। ऐसा ना हो कि जो है ये प्रोसेस जो है हमारे लिए इतना कम्प्लेक्स हो कि हमें ऑर्डर करना ना आता हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर जो है ऑनलाइन आपने कोई चीज़ परचेज करनी है और आपको पता ही नहीं है कि ऐसी चीज़ आपने आइटम ढूंढ ली अपने जो आपको चाहिए, आपने मिसाल के तौर पे कोई मोबाइल फ़ोन परचेज करना है आपने, तो आपने चीज़ ढूंढ ली, ढूंढने के बाद जो है आपको ऑर्डर नहीं करना आ रहा, आपको कहेगी जी पहले आप इसमें साइन अप करें, साइन अप करने के बाद इसमें अपनी फलां फलां डिटेल लिखें, चलो डिटेल लिख दी। उसके बाद ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के लिए जी आपको हमें कॉल भी करनी पड़ेगी साथ साथ। ऑनलाइन भी आप लोग वहाँ पे क्लिक करें, जो है ना वो अपनी कार्ट में अपनी आइटम्स ऐड करें और उसके बाद जो कॉल करके अपनी ऑर्डर को कंफर्म करें। ये कॉल करके कंफर्म करना ये एक गैर ज़रूरी स्टेप जो है आपने ऑर्डर करने के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व कर लिया, ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है ना इरिटेट हो सकता है। कहते हैं जी भाई अगर वहाँ पे मेरा अकाउंट बना हुआ है सारा मेरी आपकी वेबसाइट पे, तो वहाँ से जब ऑर्डर मैं कर रहा हूँ तो उसको कंफर्म में कंसिडर करें। अब कॉल करके कंफर्मेशन वो ज़रूरी तो नहीं है ना। इस तरह की जो है ना आपने जो लैग्स हैं आपके ऑर्डरिंग प्रोसेस के अंदर, इस तरह की जो इश्यूज हैं, इस तरह की जो डिस्कम्फर्ट्स हैं जो पॉसिबल हैं कस्टमर के लिए, उनको आपने ख़त्म करना है अपने ऑर्डरिंग प्रोसेस के अंदर और उसको जो है अपने आसान से आसान बनाना है कस्टमर के लिए कि वो आसानी से चीज़ों को ऑर्डर कर सकें। दूसरा, आपकी जो डिलीवरी, ये सारी सारी की सारी सर्विसेज हैं, ये जो है ना आपके गुड्स के मुतल्लिक। अच्छा, डिलीवरी प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, जैसे अगर सबसे जो इजी एग्जांपल है जो आप लोग रोजमर्रा में देखते भी होंगे, आप लोग घर बैठे हो या ऑफिस में बैठे हुए हैं, दोस्त में बैठे हुए हैं, तो आपने अगर कोई फास्ट फूड या कोई खाना ऑर्डर किया है आपने, तो खाना वो कितनी देर में आता है, ठीक है, उसका जो टाइम है वो भी डिपेंड करता है कि वो आपको भूख लगी हो तो खाना आ रहा है आपका जो है ना 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद, तो तब तक तो भूख वैसे बंदे की खत्म हो जाती है इतना वेट कर करके। दूसरा, अगर जब खाना आ रहा है तो उसकी हालत कैसी है, ठंडा तो नहीं हो गया आते आते। अगर ठंडा हो गया तो आपके पास ऑफिस में बैठे हैं तो कोई गर्म करने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है दोबारा और आपके पास स्टाफ नहीं है और पूरी खेचल है वो वाली। तो खाना जब डिलीवर हो तो गर्म होना चाहिए, विद इन टाइम होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपने फास्ट फूड पिज़्ज़ा वगैरह आपने ऑर्डर किया है तो वो आपके पास आता आता ना वो जब तक आपके पास पहुंचा है गर्म तो है लेकिन वो सोगी हो गया, सोगी तो बना दो नरम हो गया पिज़्ज़ा जो है ना वो फ्लफी सा हो गया। अब वो आप एक जो ऐसा पिज़्ज़ा जो कि थोड़ा इसका जो क्रस्ट है वो थोड़ा सा क्रंची है या थोड़ा सा है जो क्या क्या बोलते हैं सोगी नहीं है, उसको आप जो है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, ज़्यादा आपको टेस्ट उसका ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन एक ऐसा खाना जो सोगी हो गया, और सोगी खाना जो ना आपके उससे इरिटेट हो जाएंगे, अरे मज़े का खाना नहीं वगैरह। उसके बाद आ जाती है इंस्टॉलेशन सर्विसेज। इंस्टॉलेशन सर्विसेज में ये पर्टिकुलरली हैं आपकी जो टेक्नोलॉजी के रेलिवेंट जो आपके आइटम्स होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर मार्केट के हैं चाहे वो बिजनेस मार्केट के हैं, उसकी जो इंस्टॉलेशन सर्विस है, इंस्टॉलेशन से मुराद के इंस्टॉलेशन जो है बेसिकली आपकी जो है वो होती है उसके टेक्नोलॉजी के रेलिवेंट जो आइटम्स हैं उनके मतलब ज़्यादा होती है। इसमें आपके एसी वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन इसकी मैं एक आपको सादी एग्जांपल दूँ, अब जिन जिन के जो घरों के अंदर या वो हैं कारपेट्स वगैरह जिन्होंने घरों में लगवाए हुए हैं,
वो इस चीज़ को ज़्यादा बखूबी समझ सकेंगे कि कारपेट्स की जो सफाई है वो आम जो है वो झाड़ू से या डस्टिंग के तरीके से नहीं हो सकती, उसके लिए आपको वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है। अब वैक्यूम क्लीनर अगर आपने परचेज़ किया आपने, अब वैक्यूम क्लीनर को आप जो है उसमें उसको यूजेबल कंडीशन में कैसे लाना है। इंस्टॉलेशन से मुराद ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट या गुड्स आप परचेज किया आपने, टेक्नोलॉजी के रेलिवेंट है या कोई भी है, उसको यूजेबल कंडीशन में कैसे लेके आना है। तो उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो से मुराद ये है कि जब आप चीज़ परचेज कर रहे हैं तो जो भी वहाँ पे स्टाफ है जिससे आपने चीज़ परचेज किया वो आपको बता देगा कि सर जब आपने उसको प्लग इन करना है, प्लग इन ऐसे करना है, इसकी जो इसका जो बैग है अंदर जिसमें डस्ट होती है उसको आपने ऐसे जो है ना वो एम्प्टी करना है वगैरह वगैरह, वो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा देगा आपको। ठीक है, इस तरह इंस्टॉलेशन सर्विसेज है। उसके बाद कस्टमर ट्रेनिंग है। कस्टमर ट्रेनिंग अगर आपने कोई बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में आपने कोई बड़ी मशीन परचेज किया आपने अपने प्रोडक्शन के लिए, उस मशीन को कोई नई टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज़ कैसे करना है, उसमें जो है ना आपका जिससे परचेज किया है या जो आप अपने कस्टमर को ट्रेन कर सकते हैं कि जी आपने इस मशीन को इस तरीके से यूज़ करना है अपने। उसके बाद है कस्टमर कंसल्टिंग। कस्टमर कंसल्टिंग ये है कि ड्यूरिंग प्रोडक्ट यूज़, जब वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा होता है कस्टमर, तो उसके दौरान अगर उसको कोई चीज़ ज़हन से निकल जाती है, कोई भूल जाता है वो चीज़ और दोबारा समझना चाह रहा है, ठीक है, तो जो है ना आप अपने कस्टमर को दोबारा कंसल्ट कर देते हैं कि आपने इन इन चीज़ों का ख्याल रखना है तो आपकी मशीन बेहतर परफॉर्म करेगी। और अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर इशू है तो पर्टिकुलर इशू भी डिस्कस कर सकते हो और अपने कस्टमर को कंसल्टेंसी दें आप। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको जो है ना रिपेयर भी आप रिपेयर की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। ये आमतौर पे होता है जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपकी जो सुपर बाइक्स हैं जैसे हम लोग हैवी बाइक्स कहते हैं, अब हैवी बाइक्स के जो है ना वो आपको जो मैकेनिक हैं वो आपको हर जगह पर नहीं मिलते। ठीक है, आपके और इसके अलावा आपकी जो स्पोर्ट्स कार्स हैं उनके मैकेनिक आपको मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, आपको हर जगह नहीं मिलते। पर्टिकुलरली नारवल जैसे जो इलाका जहाँ पे इन चीज़ों का इतना वो नहीं है, रुझान नहीं है, आपको शायद कोई भी मैकेनिक इन चीज़ों का ना मिले। जो बड़े शहर हैं लाहौर है, इस्लामाबाद वगैरह, वहाँ पे भी आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगे, वहाँ पे भी आपको सिलेक्टेड लोकेशन पे मिलेंगे। जो सिलेक्टेड लोकेशन पे मिलते हैं वो आमतौर पे मैकेनिक्स उन्हीं लोगों ने रखे होते हैं जो इन चीज़ों को सेल भी करते हैं साथ साथ। सुपर बाइक्स को सेल करते हैं, सुपर कार्स को सेल करते हैं, इनका मैकेनिक्स आपको आमतौर पे वहाँ ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि हमारा जो भी कस्टमर है हम उसको अपनी प्रोडक्ट की रिपेयर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें। ठीक है, उसके बाद अब ज़ाहिर है उसको अगर कोई ऐसा काम है कि जिसके आपके चार्जेस बनते हैं उसके चार्ज करें, और कोई छोटा मोटा काम है जिसके चार्जेस नहीं बनते तो आप उसको चार्ज भी ना करें। इसके बाद मेंटेनेंस होती है कि ये मेंटेनेंस से मुराद लाजमी नहीं कि आपकी चीज़ को जब डैमेज हो जाती है तभी इसके ऊपर कोई आपको कोई काम करना पड़ता है। मेंटेनेंस है कि रेगुलरली जैसे बाइक का ट्यूनिंग करवाते हैं, अपनी बाइक की आप जो है ऑयल चेंज वगैरह करवाते हैं, अपने एसी की आप हर साल सर्विस करवाते हैं। ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि चीज़ ख़राब हो गई है तो हम इसलिए उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। वो होती है कि चीज़ ख़राब हो ना जाए, इसलिए हम इसको ड्यू टाइम के अंदर हम इसको जो है ना रीजनेबल टाइम में के अंदर जो है इसको पहले से इसके ऊपर कोई सफाई वगैरह करते हैं, जो भी इसको मुतल्लिक़ काम है वो हम लोग करते हैं। आप लोग मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ जो सर्विसेज हैं वो भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें। उसके बाद रिटर्न, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है, कस्टमर ने रिटर्न करनी है, ठीक है, तो रिटर्न का प्रोसेस भी आपने कस्टमर के लिए ईजी बनाना है। ये आपका रिटर्न का ताल्लुक आपकी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम से भी है आपका, कि अगर तो कस्टमर जो है वो आया आपके पास चीज़ रिटर्न करने, आप जी फलां काउंटर पे जाएँ, वो आप उससे अगले काउंटर पे भेज दे, वो फिर तीसरे काउंटर पे भेज दे, अब जी फलां बंदे के साइन करवा के लाएँ, अब जी पाँचवें बंदे के साइन करवा के लाएँ। ठीक है, अब रिटर्न का प्रोसेस अगर जितना कम्प्लेक्स बनाएंगे कस्टमर उतना इरिटेट होता जाएगा। इसको सिंपल बनाएं, जिससे वो वन विंडो ऑपरेशन होते हैं। कस्टमर आया, एक ही जगह पे बैठ के आपने उससे वो जो है ना वो सारा जो कागजी कार्रवाई करनी है वो कागजी कार्रवाई भी कर ली, और इसके साथ साथ आपने उसके साथ वो भी इसकी जो चीज़ है अगर उस रिटर्न भी कर ली, चाहे आपने उस रिटर्न को कल को रिपेयर करना है या आपने उसको दोबारा मेंटेन करके वापस करना है। ओके, ये इसके बाद ये प्रोडक्ट हायरार्की है। ठीक है, ये जिस तरह हमने वो चैप्टर के स्टार्ट में वैल्यू हायरार्की पढ़ी थी, ये प्रोडक्ट की हायरार्की है ये वाली। इन दोनों चीज़ों को आपने कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, प्रोडक्ट हायरार्की है ये देखने के लिए प्रोडक्ट जो है इसकी एक नीड से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मॉडल तक जो है वो कैसे पहुंचते हैं, इसको मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। ये आपने फ्रॉम बॉटम टू टॉप इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले जो है जो प्रोडक्ट की हायरार्की में जो सबसे पहला जो लेवल आता है वो है हमारा नीड फैमिली। नीड फैमिली से मुराद, इसकी मैं एक एग्जांपल से लेके चलता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो।
नीड फैमिली से मुराद है कि हम जो भी प्रोडक्ट हमने देनी है वो किस नीड को पूरी करती है, किस नीड को पूरी करती है। इस पूरी स्लाइड में हमें लाइफ इंश्योरेंस जो है, मिसाल के तौर पर लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। अब जो लाइफ इंश्योरेंस है वो किस नीड को पूरी करती है, वो हमारी सिक्योरिटी की नीड को पूरी करती है। हमें सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नीड फैमिली मतलब नीड क्या है हमारी, सिक्योरिटी। उसके बाद प्रोडक्ट फैमिली में थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो प्रोडक्ट फैमिली में क्या आ जाती है। अब सिक्योरिटी हमारी किस किस किस्म की हो सकती है। सिक्योरिटी हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो सकती है, हमारे जो है वो लाइफ सिक्योरिटी भी हो सकती है, फिजिकल सिक्योरिटी भी हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज है। अब प्रोडक्ट फैमिली में वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो कि आप किसी भी इंसान को डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हैं, जो कि मैंने अभी बताई है आपको। उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट क्लास। प्रोडक्ट क्लास जो है उससे मुराद जो है आपकी आ जाती है कि इसको हम प्रोडक्ट कैटेगरी भी कहते हैं। प्रोडक्ट क्लास है, प्रोडक्ट कैटेगरी से मुराद ये चीज़ है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। अब लाइफ इंश्योरेंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से जो है ना वो बिलोंग करती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है क्योंकि वो बेसिकली क्या है, आपको एक कागज़ दे देते हैं, एक कागज़ के अगेंस्ट जो है ना कि जी आपने हमारे पास जो है ना वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है। अब लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आपको जो कागज़ है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करेगा आपके लिए। और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपके और भी चेक भी आता है, पे ऑर्डर भी आता है, डिमांड ड्राफ्ट भी आता है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कैटेगरी जो है ये आपकी जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है लाइफ इंश्योरेंस भी उसी से बिलोंग करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट लाइन की तरफ। प्रोडक्ट लाइन को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ आप लोगों को, इसी में आगे मुझे थोड़ी डिटेल से पढ़ना भी है हमने इसको। प्रोडक्ट लाइन से मुराद ये चीज़ है कि आपके जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, आपके जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनको जब एज ए होल हम सम करते हैं, उनको कलेक्टिवली जब डिस्कस करते हैं, तो वो कहते हैं हमारी वो सारी की सारी प्रोडक्ट लाइन है। अब प्रोडक्ट लाइन के अंदर हमारी आ जाती हैं एक कंपनी है मिसाल के तौर पे, जो आदम जी जो इंश्योरेंस की कंपनी है। अब इनकी प्रोडक्ट लाइन में इंश्योरेंस के रेलिवेंट कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसमें ट्रांजिट इंश्योरेंस, जो गुड्स की इंश्योरेंस होती है, जो कंसाइनमेंट्स की इंश्योरेंस होती है, यानी हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं जो टेंजिबल गुड्स हैं उनकी इंश्योरेंस आ जाती है, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म की जो इंश्योरेंस हैं वो हमारे पास ये सारी की सारी प्रोडक्ट लाइन में आ गई किसी एक कंपनी की, ये हमारी प्रोडक्ट लाइन है। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट टाइप के अंदर। प्रोडक्ट टाइप के अंदर अगर हम आते हैं तो अब जो लाइफ इंश्योरेंस है हमारी, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी डिफरेंट किस्म की जो है ना वो लाइफ इंश्योरेंस है। एक लाइफ इंश्योरेंस है जो बच्चों की है, दूसरी लाइफ इंश्योरेंस है जो हम जवान या जो यूथ है उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस है, तीसरी जो है वो बूढ़े लोग उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस है। जो बूढ़े लोग हैं उनकी लाइफ इंश्योरेंस पे जो रिटर्न है वो कम देती हैं कंपनीज, जो बच्चे हैं इनकी लाइफ इंश्योरेंस पे रिटर्न ज़्यादा देती हैं कंपनीज। अब बूढ़ों पे इसलिए कम देती हैं कि उनको पता है कि बूढ़े आ जाएं, हो सकता है क्योंकि बुढ़ापे के बाद आमतौर पे जो है ना इंसान ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करता, ठीक है। पता नहीं ये 2 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, तो हम इसको 20 साल के प्लान के अगेंस्ट इतने सारे पैसे दें तो ये तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर हम लोग ये देखें कि जो है वो बच्चे जो हैं, अब बच्चों की तो आगे सारी उम्र पड़ी है, उन्होंने आपको सारे प्रीमियम भी देने हैं, सारी इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी है आपको, ठीक है, उनके पेरेंट्स ने। तो इस केस में जो कंपनी का जो रिस्क है, रिस्क कम इन्वॉल्व होता है, तो बच्चों के केस में उनके जो प्लान हैं, उनके जो पैकेजेस हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारी प्रोडक्ट टाइप में आ गए। अब इसके बाद आ जाती है आइटम। आइटम से मुराद वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट, वो एग्जैक्ट मॉडल जो कि हमारी नीड को पूरा करता है। जो सबसे नीचे नीड फैमिली थी, वो एग्जैक्ट आइटम जो हमारी उस नीड को पूरा करता है वो हमारे सबसे टॉप पे आएगा। इसकी एग्जांपल अगेन मैं दूं कि जी मिसाल के तौर पे मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाह रहा हूँ। एग्जैक्ट क्या है कि जी जो यूथ लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, जो भी इसका जो नाम रखना नाम रख लें, वो आइटम जो है जो सबसे पहले हमने नीड फैमिली डिस्कस की थी, अपनी सिक्योरिटी के नीड को पूरा कर रही है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर है। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट सिस्टम एंड प्रोडक्ट मिक्सेस, ठीक है। प्रोडक्ट सिस्टम्स से मुराद आपका कि एक कंपनी जितनी रेलिवेंट एक कंपनी जितनी रेलिवेंट प्रोडक्ट सेल करी, अच्छा वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपस में एग्जैक्ट सेम नहीं होंगी या सेम नहीं हो सकती,
लेकिन वो एक दूसरे से मिलती जुलती ज़रूर होंगी, ठीक है। ऐसे जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी जो सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं, उनको हम लोग प्रोडक्ट सिस्टम्स कहेंगे। और प्रोडक्ट मिक्स से मुराद कि हम लोग जितनी भी हमारी प्रोडक्ट लाइंस हैं, चाहे उनका आपस में कोई ताल्लुक है या चाहे उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, उन सब को एज ए होल हम लोग प्रोडक्ट मिक्सेस कहेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट सिस्टम्स से मुराद हमारी वो सारी प्रोडक्ट लाइंस जो कि आपस में मिलती जुलती हैं, जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। जैसे हमारी पर्सनल केयर की अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं, हम सोप्स हैं, जो बॉडी सोप है वो सेल कर रहे हैं, वो भी हमारी पर्सनल केयर के मुतल्लिक है। हम शैम्पू सेल कर रहे हैं, वो भी हमारी पर्सनल केयर के मुतल्लिक है। अब हम शैम्पू को एज ए सोप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन और जो सोप है उसको एज ए शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। अगर यूज़ करेंगे तो उनके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं होंगे उनके, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो प्रोडक्ट लाइंस हैं ये आपकी पर्सनल केयर के मुतल्लिक हैं। तो इस इन सब प्रोडक्ट लाइन को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये प्रोडक्ट सिस्टम्स में आएंगी। और प्रोडक्ट मिक्स से मुराद कि वो जितनी भी प्रोडक्ट्स हम लोग सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन सेल हैं हमारी। अब एक तरफ हमारी पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, दूसरी तरफ हम लोग टायर्स भी बनाते हैं गाड़ियों के। अब टायर तो हमारी पर्सनल केयर के मुतल्लिक नहीं है। रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट हमारी पर्सनल केयर के मुतल्लिक नहीं है, लेकिन अगर हम अपने ब्रांड के अंडर हम उसको सेल कर रहे हैं तो ये इस सारे के सारे जो प्रोडक्ट लाइंस को एज ए होल हम लोग प्रोडक्ट मिक्स कहेंगे। आपको अपने प्रोडक्ट सिस्टम और प्रोडक्ट मिक्सेस का क्यों पता होना चाहिए? उसका पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो पेरेंट ब्रांड है उसकी ब्रांड इक्विटी के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें, ठीक है। कि अगर एक चीज़ को, जैसे हमने वो कॉर्पोरेट ब्रांड, फैमिली ब्रांड और इंडिविजुअल ब्रांड, आपको याद होगा हमने कैटेगरीज पढ़ी थी। अगर तो हम एक ही ब्रांड नेम सब प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी अगर किसी एक भी चीज़ ने परफॉर्म किया, जैसे हमारा टायर है, टायर ने अगर ख़राब परफॉर्म किया तो उसका जो इम्पैक्ट है हमारे रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी आएगा। उसका जो इम्पैक्ट है हमारे जो है बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी आएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे कितनी किस प्रोडक्ट लाइंस हैं और किस प्रोडक्ट लाइन के को हमने अलग से ब्रांड एलिमेंट्स अलॉट करने हैं और किसको हमने सेम ब्रांड एलिमेंट्स अलॉट करने हैं, ठीक है। आपको इसलिए अपने प्रोडक्ट सिस्टम्स और प्रोडक्ट मिक्सेस का पता होना चाहिए। अच्छा, ये प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन के हवाले से एक आपको समझाने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे टेबल एक बना हुआ है। आप ये देखें, आपकी जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ, ठीक है। और जो आपकी जो सॉरी हॉरिजॉन्टल को प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ कहते हैं, और जो आपकी वर्टिकल आपका जो वे है उसको प्रोडक्ट लाइन की लेंथ कहते हैं। प्रोडक्ट मिक्स जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारी जितने भी प्रोडक्ट लाइंस हैं उन सब को हम लोग एज ए होल जब डिस्कस करेंगे हमारी प्रोडक्ट मिक्स होंगी वो। अब देखिए हमारी प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइंस हैं। हमारी डिटर्जेंट्स भी हैं, टूथपेस्ट भी हैं, बार सोप्स भी हैं, डिस्पोजेबल डायपर्स भी हैं और पेपर प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है। अभी देखें डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स जो है कि हम लोग सेल कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आ जाएं आप वर्टिकल एक्सिस पे, वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट लाइन की लेंथ है। प्रोडक्ट लाइन की लेंथ से मुराद ये है कि किसी हम अपनी प्रोडक्ट लाइंस के अंदर ऑन एवरेज कितने जो हैं वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितने ऑप्शंस हम कस्टमर को दे रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उन सब को हम लोग कलेक्टिवली कहेंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ है। हम देखें जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट में आइवरी सोप है, ड्राफ्ट है, टाइड है, चेयर है, डैश है, बोल्ड है, ये सारे एक ही कंपनी सारे के सारे जो ना सेल कर रही है। 8 या 9 किस्म के जो है ना डिटर्जेंट सेल कर रही है, 2 किस्म के टूथपेस्ट सेल कर रही है, 5 किस्म की जो है ना बार सोप जो है ना सेल कर रही है। अब जितने हम लोग टूथपेस्ट के अंदर मजीद जो है वो आइटम्स ऐड करते जाएंगे, जितने ब्रांड ऐड करते जाएंगे, उतने जो है ना हमारी टूथपेस्ट की प्रोडक्ट लाइन के अंदर लेंथ के अंदर इजाफा होता जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह बाकी जो हमारी प्रोडक्ट जो लाइंस हैं उनका भी सेम केस है। आपको अपने जो है वो पता होना चाहिए कि हम हमारी किस प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने जो है ना वो ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब वैसे सवाल ये आता है कि अब जो डिटर्जेंट है, अब ये एक ही कंपनी जो है वो 8 किस्म के डिटर्जेंट क्यों सेल कर रही है? तो इसलिए सेल कर रही है कि अगर आप अपने सेगमेंटेशन वाले फेज की तरफ जाएं कि हमारा हर डिटर्जेंट डिफरेंट सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। कहीं पे वो क्वालिटी की बेस पे किसी को टारगेट कर रहा है, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी के लिए अलग अलग। कहीं पे वो प्राइस की बेस पर टारगेट कर रहा है, प्राइस जो है ना वो
जो हाई प्राइस के लिए अलग और लो प्राइस के लिए अलग, कहीं पे फंक्शनैलिटी की बेस पे जो है ना वो टारगेट कर रहा है अलग अलग, कहीं पे जो है ना वो खुशबूदार जो है ना वो डिटर्जेंट है, कहीं पे वो सफेदी वाला डिटर्जेंट है, कहीं पे वो जो है ना वो आपके जो हार्ड स्टफ होता है, लाइक आपका कारपेट्स हैं, कंबल हैं, आपके जो ब्लैंकेट्स हैं डिफरेंट किस्म के, क्योंकि उन पे ज़्यादा जो है ना खेचल करनी पड़ती है। कोई हैवी ड्यूटी जो इंडस्ट्रियल आपके जो है ना डिटर्जेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। अब ये एक ही कंपनी डिफरेंट डिटर्जेंट या डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक ही कैटेगरी के अंदर इस वजह से सेल करती है, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए एज ए मार्केटर। ओके, अब इसके बाद जो है ये एक और छोटा सा एनालिसिस है कि हमारी जो एक आप देखें यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें हमारी प्रोडक्ट की आइटम है 1 2 3 4 5, और जो वर्टिकल एक्सिस पे है उस पे जो है कि इनकी जो हर प्रोडक्ट की कितनी कंट्रीब्यूशन है हमारे सेल्स के अंदर और हमारे प्रॉफिट के अंदर। अब ये जो दो बार बने हुए हैं प्रोडक्ट वन के भी, अब देखें अब उसमें जो सेल्स है, सेल उसकी जो है कितनी है और उसमें रेवेन्यूज प्रॉफिट्स कितने हैं उस सेल्स में से। इसी तरह प्रोडक्ट टू की तरफ आ जाएं, इसके जो है ना वो सेल्स भी प्रॉफिट भी बताए हुए हैं। ये सारा का सारा एनालिसिस है कि हमारे कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल होती है और उस सेल में से हमें प्रॉफिट कितना जनरेट करते हैं। ये सारा एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको याद होगा जो हमने मिड टर्म से पहले हमने जो पढ़ा था कि कुछ हमारी ब्रांड्स होते हैं वो हमारे फाइटर ब्रांड होते हैं जिसको फ्लैंकर ब्रांड कहते हैं, कुछ कैश कैश काउ थे, ठीक है, और कुछ हमारे जो है ना वो हाई एंड थे और कुछ प्रेस्टीज ब्रांड थे और कुछ लो एंड एंट्री लेवल ब्रांड थे। आपको उन सब चीज़ों की जो परफॉर्मेंस के उन सब ब्रांड्स की जो परफॉर्मेंस है उनके एनालिसिस के लिए आपको उनको वन बाय वन अलग अलग भी देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा ब्रांड है कि जिसका डिक्लाइन आ गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में और वो मज़ीद ग्रो नहीं कर सकता, तो क्या हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा ब्रांड कौन सा है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिसके ऊपर हमें मज़ीद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें जो हैं ये एनालिसिस आपको एज ए मार्केटर आनी चाहिए। ये एक और जो है चार्ट जो है वो एनालिसिस है हमने, जैसे मैंने अभी वो बात कर रहा था पीछे डिटर्जेंट की, मैं डिटर्जेंट के हवाले से एक सेकंड बच्चों ज़रा होल्ड करिएगा। ये वाला जो ग्राफ है ये हमें बता रहा है कि हमारा किस कस्टमर से किस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर हमारा जो है ना किस किस्म के कंपटीशन से जो है ना वो सामने है। अभी देखें जो ये बेसिकली जो पेपर की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारा पेपर प्रिंटिंग पेपर होता है उसका जो है ना वो एक एनालिसिस है। अब इसमें जो वर्टिकल एक्सिस पे उस पेपर की फिनिशिंग क्वालिटी है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पेपर का वेट है, पेपर के वेट्स होते हैं, ठीक है, उसके जो है ना वो इन दो बेसिस पे हमने उसको करना कैटेगराइज, इसके अलावा भी वैसे हो सकती हैं। अभी देखें अब इसमें आपको डिफरेंट ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो डैश बने हुए हैं उनसे डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब हर ब्लॉक जो है वो डिफरेंट कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पे कुछ जो सबसे ऊपर कॉर्नर वाला ब्लॉक है उसमें वो वाली प्रोडक्ट्स जो आप कह लें कि आ जाती हैं जो कि जिनकी फिनिशिंग क्वालिटी मैक्सिमम हाई है लेकिन उनका पेपर वेट जो है ना वो 90 है, ठीक है। इस तरह मीडियम क्वालिटी का मीडियम वेट का पेपर और मीडियम क्वालिटी का पेपर उनके डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। हाई क्वालिटी का पेपर और हाई क्वालिटी के जो हाई वेट और हाई क्वालिटी का जो पेपर है उसके डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। अब आप डिफरेंट क्वालिटी के जो है ना पेपर मिसाल के तौर पर सेल कर रहे हैं, कुछ पेपर आप लोग सेल कर रहे हैं ऐसे जो स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, कुछ आप लोग पेपर ऐसे सेल कर रहे हैं जो कि ऑफिस वर्क की सप्लाईज के लिए यूज़ होते हैं, कुछ आप लोग ऐसे सेल कर रहे हैं जो कि कानूनी जो लिखत पढ़त है उसके लिए यूज़ होते हैं। कानूनी लिखत पढ़त के लिए तो उनका जो है ना साइज़ भी वेरी करता है, लीगल साइज़ के पेज होते हैं, लेटर साइज़ के पेज होते हैं, A4 साइज़ के पेज होते हैं, ठीक है, A5 साइज़ के पेज होते हैं, काफ़ी इनकी जो ना वो कैटेगरीज हैं इनकी डिफरेंट। अच्छा, कुछ आप पेपर ऐसे सेल करें जो कि आम फोटोकॉपियर के लिए फोटोकॉपियर जो है ना वो यूज़ करते हैं, 70 ग्राम भी होते हैं, 80 ग्राम भी होते हैं, डिफरेंट किस्म के। इसमें अब ये चीज़ देखनी है कि अब 70 ग्राम और लीगल साइज इसमें हमें कौन कौन से कंपटीशन है, 80 ग्राम और A4 साइज इसमें हम हमारे कंपटीशन कौन कौन से हैं। अच्छा, अब ऐसे पेपर जो जनरल प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं इसमें हमें कौन कौन से कंपटीशन से जो है ना वो हमारा सामना है, और ऑफिस सप्लाईज में जो यूज़ होते हैं उनमें हमारा किन किन से सामना है, और इसके अलावा जो पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले पे जो यूज़ होते हैं जो हम आमतौर पे किसी ने वैसे लिखने के लिए यूज़ करना है उसमें हमारा किन किन कंपटीशन सामना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं
ये हमें जो है ना वो बताएंगी, हमें अपने कंपटीशन के एनालिसिस के लिए बताएंगे ताकि हम अकॉर्डिंगली अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग एडजस्ट कर सकें। अच्छा, अब आ जाती है लाइन स्ट्रेचिंग। लाइन स्ट्रेचिंग क्या चीज़ है? अभी मैंने आपको बताया प्रोडक्ट लाइन की होती है, प्रोडक्ट लाइन की लेंथ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब अगर आप अपनी उस प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करने से मुराद उसमें मज़ीद वेरिएंट्स ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम वो टूथपेस्ट देख रहे थे या हम लोग डायपर्स देख रहे थे। हम लोग टूथपेस्ट की एग्जांपल हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि टूथपेस्ट थी, उसमें सिर्फ दो वेरिएंट्स थे, दो ऑप्शन अवेलेबल थे, दो ब्रांड हम लोग सेल कर रहे थे। हम अपनी प्रोडक्ट टूथपेस्ट की जो प्रोडक्ट लाइन है उसको मजीद स्ट्रेच करना चाह रहे हैं। स्ट्रेच करने का लफ्ज़ मतलब होता है उसको खींचना, लंबा करना, बड़ा करना उसको, ठीक है। अब पहला है डाउन मार्केट स्ट्रेच। इसमें तीन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। हम प्रोडक्ट लाइन को स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं। डाउन मार्केट स्ट्रेच है, अप मार्केट स्ट्रेच है और टू वे स्ट्रेच है। डाउन मार्केट स्ट्रेच से मुराद कि अगर हम जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट अभी सेल कर रहे हैं, जिस क्वालिटी का टूथपेस्ट अभी सेल कर रहे हैं, हम लोग इससे लोअर क्वालिटी की टूथपेस्ट सेल करना चाहते हैं, हम नीचे वाली स्लैब में आना चाहते हैं, तो इस तरह की जो लाइन की जो स्ट्रेचिंग है उसको हम लोग बोलेंगे डाउन मार्केट स्ट्रेच। अच्छा, अब इसमें सवाल ये आता है कि कोई कंपटीशन, कोई बिजनेसमैन ये क्यों चाहेगा कि वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी कम करे या एक जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसकी के साथ साथ एक लो क्वालिटी की प्रोडक्ट भी सेल करे? इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। एक तो रीज़न ये है कि आपको जो है अपनी जो लो क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आपको लगे कि उनके अंदर भी काफ़ी कस्टमर अवेलेबल है, काफ़ी उसमें स्कोप है, काफ़ी रेवेन्यू का उसमें ऑप्शन है, पोटेंशियल है। तो आप जो है अपने जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसके साथ साथ आप लोग एक नया ब्रांड एक भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो कि कंपैरेटिवली ज़रा लो क्लास से या लो क्वालिटी से डील करते हैं। एक रीज़न ये हो सकती है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आपको लगे कि एक लो क्वालिटी वाला जो ब्रांड है वो अब जो आपका कंपेटिटर है वो एक हाई एंड प्रोडक्ट जो है ना वो बनाना चाह रहा है, ठीक है। अगर वो हाई एंड प्रोडक्ट बना लेगा तो फिर मेरे से compete करेगा वो। फिर आप कोशिश करते हैं कि मैं उसका जो लो एंड प्रोडक्ट है जो मेरे कंपटीशन की, मैं उसको वहाँ पे फंसा के रखूँ ताकि वो मेरे हाई एंड प्रोडक्ट की तरफ आए ना। उसको कैसे वहाँ पे फंसा के रख सकते हैं आप कि आप मैं अगर वो हल्की क्वालिटी की टूथपेस्ट सेल कर रहा है, मैं उसके मुकाबले में हल्की क्वालिटी की टूथपेस्ट जो है ना वो लॉन्च कर दूं ताकि वो मेरे से वहां पे लड़ता रहे, मेरी हल्की क्वालिटी की टूथपेस्ट से लड़ता रहे, वो जो है ना ऊपर वाली जो हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट है उसकी तरफ आने की कोशिश ही ना करे। दूसरी रीज़न ये हो सकती है। तीसरी रीज़न ये हो सकती है कि आपको लगे कि अगर आप हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, टूथपेस्ट सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, तो अब इसके अंदर ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, कस्टमर जो है ना वो मेरे से उकता गया है या इसके अंदर जो है सर्वाइव करना मेरे लिए मुश्किल है। इसमें अब मेरी जो प्रोडक्ट है वो अपने लाइफ साइकिल के उस डिक्लाइन उसका स्टार्ट होने वाला है। तो आप नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप कोई लो एंड प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिसको हम डाउन मार्केट सर्च करते हैं, किस लिए? ताकि आप लोग अपने रेवेन्यूज़ को दोबारा से मैक्सिमाइज कर सकें, ठीक है। ये तीन रीजंस हैं अब डाउन मार्केट स्ट्रेच की। अब इसके बाद आ जाता है अप मार्केट स्ट्रेच। अप मार्केट स्ट्रेच ये है कि ये उस डाउन मार्केट स्ट्रेच का ऑपोजिट है कि अगर आप कोई लो क्वालिटी प्रोडक्ट या लो एंड प्रोडक्ट आप लोग सेल कर रहे हैं एंड यू वांट टू गो इन हाई एंड प्रोडक्ट्स, कि आप अपने हाई एंड प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो ऐसी जो लाइन की प्रोडक्ट लाइन की स्ट्रेचिंग है उसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा अप मार्केट स्ट्रेच है, ठीक है। अप मार्केट स्ट्रेच, रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि अगर आप लो एंड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आप उसको दोबारा एक्सपैंड करना चाहते हैं टूवर्ड एक जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरह की मार्केट के स्ट्रेच को, प्रोडक्ट लाइन के स्ट्रेच को हम लोग अप मार्केट स्ट्रेच कहते हैं। अब इसकी जो रीजन है, इसकी रीजन भी सारी वही हैं जो डाउन मार्केट स्ट्रेच में थी, लेकिन वहाँ पे हम लोग जो डाउन मार्केट जो लो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनसे बचने के लिए हम लोग जो है ना कि वो हमें हाई एंड में आके तंग ना करें, हम वहाँ पे जाके उनको करते थे, compete करते थे। अब यहाँ पे ये है कि अगर कोई हाई एंड प्रोडक्ट वाला लो एंड प्रोडक्ट में जाके, जो कि मेरी मार्केट है, यहाँ पे आके मुझे डिस्टर्ब करने का इरादा रखता है, तो मैं उसको बजाय इसके कि यहाँ पे वो मेरे से आगे आगे लड़े, सींग फंसाए, तो मैं अपनी प्रोडक्ट की जो एक्सटेंशन है वो हाई एंड में ले जाता हूँ ताकि वो वहाँ पे मेरे से जो है ना वो सींग फंसा के रखे, वहाँ पे मेरे से कम्पीट करे। और इसके अलावा बाकी दो रीजन वही हैं
कि जी मेरे जो लो एंड कस्टमर्स हैं वो मेरे से अब जो ना उकता गए हैं या मार्केट में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं अपने जो है ना वो एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर एक्सटेंशन करता हूँ कि मैं नया ब्रांड लॉन्च करता हूँ जो कि हाई एंड प्रोडक्ट से डील करता है, ताकि मैं नए किस्म के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करूँ। तीसरा है टू वे स्ट्रेच। टू वे स्ट्रेच है कि जी आप जरा मिडिल लेवल की जो है ना वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ना वो बहुत हाई है ना वो बहुत लो है, तो आप जो है वो लो एंड पे की प्रोडक्ट्स भी ऐड कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट के लाइन के अंदर, और हाई एंड की प्रोडक्ट्स भी अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर ऐड कर लेते हैं सेम टाइम में। तो ऐसी जो लाइन स्ट्रेचिंग है, प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग, उसको हम लोग टू वे स्ट्रेच बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। ठीक है, वैसे प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट मिक्स स्टार्टिंग से प्राइसिंग से मुराद ये चीज़ है कि हमने अपनी प्रोडक्ट लाइंस जितनी भी हैं हमारी, उनको हम कलेक्टिवली जो प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अपनी पूरी प्रोडक्ट लाइंस को मद्देनज़र रखते हुए, प्रोडक्ट मिक्स को नज़र रखते हुए जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं हमारी, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। अगर हम किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात करें तो वो तो काफ़ी सारे जो है ना वो प्राइसिंग मॉडल्स हैं, वो हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं। अब इसमें सबसे पहले है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। अब मेरी प्रोडक्ट लाइन के अंदर अगर मैं डिफरेंट जो है ना वो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, जैसे मैं कपड़े सेल करता हूँ मिसाल के तौर पे, मैं जो है ना वो जो फॉर्मल जो ऑफिशियल सूट्स हैं, कोट्स हैं और जो पैंट्स हैं, मैं वो सेल करता हूँ, ड्रेस पैंट्स, सूट बोलते हैं इसको, वो सेल करता हूँ। अब इसमें मेरे पास जो हल्की क्वालिटी के जो सूट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो मीडियम क्वालिटी के लेवल सूट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो हाई एंड सूट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। अब ये सारी के जो तीनों सूट्स हैं मेरी एक ही प्रोडक्ट लाइन से बिलोंग करते हैं। इस तरह की जो प्राइसिंग है या प्राइसिंग की जो स्ट्रेटजी है कि जी लो एंड को मैंने कितनी प्राइसेस देनी है, हाई एंड को कितनी देनी है, मीडियम लेवल जो क्वालिटी इनको कितनी देनी है, ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। उसके बाद आ जाता है ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग। ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग जो है वो ये चीज़ है कि एक स्टैंडर्ड जो प्राइस है वो तो आपने रखी हुई है अपने सूट की, जी मैंने आपने सूट परचेज किया, सूट के साथ जो है ना आपने वो ये सूट की मिनिमम प्राइस तो ये वाली है। अब उसमें आप कोई नया कोई फीचर ऐड करवा रहे हैं, कोई नया एडिशन करवा रहे हैं जो कि रेगुलर फीचर नहीं है उस सूट का, तो उसके लिए जो एडिशनल चार्ज करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग। उसमें ये है कि आपने सूट लगवाया तो आप कहते हैं जी सूट पे मैंने जो बटन लगवाने हैं, बटन मैंने गोल्ड के लगवाने हैं मिसाल के तौर पे। अब गोल्ड के बटन जो लगवाएगा, अब वो जाहिर है तो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे आप उससे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है वो ये चीज़ होती है कि ऐसी दो प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग जो कि इकट्ठी यूज़ की जाती हैं, जो इकट्ठी यूज़ की जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब इसमें ये चीज़ आ जाता है जैसे मिसाल के तौर पे मोबाइल के साथ हैंड फ्री। जी आप मोबाइल एक लेंगे तो वो आपको मिलेगा मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये का, हैंड फ्री आप परचेज करेंगे तो वो आपको मिलेगी 300 रुपये की। लेकिन अगर मोबाइल और हैंड फ्री आप इकट्ठे लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा जो है ना वो क्योंकि वो दोनों मुतल्लिका चीज़ें हैं, वो आपको मिल जाएगा, कह लें कि जी टोटल या जो है वो 10,000 200 रुपये का, यानी 100 रुपये की बचत आ गई मिसाल के तौर पे। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स जो कि इकट्ठी यूज़ की जाती है, वैसे वो डायरेक्टली जो है ना वो सेम प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उनका इस्तेमाल इकट्ठा किया जाता है, किया जा सकता है, ऐसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को हम लोग बोलते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। उसके बाद है टू पार्ट प्राइसिंग। टू पार्ट प्राइसिंग ये होती है कि हमारी जो दो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग जो है ना वो यूज़ नहीं की जाएंगी। ठीक है, वो दोनों पार्ट मिल के एक फाइनल प्रोडक्ट जब बनती है या उनको फिर उसको यूजेबल कंडीशन में आती है, ऐसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ये हमारी टू पार्ट प्राइसिंग है। जैसे इसकी जो एग्जांपल है, आपने वो जो है वो परचेज डाटा बैंक आपके पास, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो आपने परचेज की है। अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को आप जो है बगैर डाटा केबल के यूज़ नहीं कर सकते, और जो डाटा केबल है वो सिर्फ डाटा केबल हो तो उसको जो है ना वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपके पास ना हो तो उस डाटा केबल का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको मिला के आप लोग कलेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल फ़ोन से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, अब ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको इकट्ठा मिला के आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो प्राइसिंग है इसको हम लोग बोलते हैं टू पार्ट प्राइसिंग। उसके बाद आ जाता है बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग। बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग ये होती है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ
उसकी बाई प्रोडक्ट वो वाली होती है कि जैसे आप ईंटों का भट्टा है आपका, अब ईंटें वहाँ पे बनती हैं, ईंटें बनने के साथ उसको एक केरी होती है जिससे वो मिट्टी से होती है सुरख से कलर की, उसको केरी बोलते हैं। वो आपकी ईंटों का बाई प्रोडक्ट है वो, ठीक है। अब वो केरी भी सेल होती है। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं, अब वो वाली जो उनकी जो प्राइस है उनको हम लोग बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग कहते हैं। इसके अलावा अगर आप कारपेट्स बनाते हैं या जायनमाज बनाते हैं, तो उनके जब वो एंड पे जब उनको ओवरलॉक करते हैं, उनको फिनिश हो जाती है, तो उसकी जो स्टार्टिंग जो कारपेट की या जानमाज की जो होती है फार्म होती है और जो फिनिश होती है, उसकी काट छांट करने के जो नतीजे में काफ़ी किस्म के धागे या कारपेट जो काटना पड़ता है अंदर से, जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं। अब वो वाला जो धागे हैं वो भी दोबारा रीसेल होते हैं। वो सेल किस इस्तेमाल के लिए होते हैं? कुछ लोग जो है उनसे अपने बिस्तर में जैसे वो रजाइयाँ रजाइयाँ भर लेते हैं, कुछ लोग जो है उनको तकियों में डाल लेते हैं, कुछ लोग उनको एज ए ईंधन चलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। वो सारी की सारी जो है ना हमारी बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई उनको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग, कि एक प्रोडक्ट ली, उसकी इतनी प्राइस है। आपने प्रोडक्ट का बंडल बड़ा ले लिया, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करनी, ज़्यादा आइटम्स परचेज करनी है आपने, तो उसकी जो आप लोग जो प्राइस डिस्काउंट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कस्टमर को। ऐसी जो स्ट्रेटेजी है या ऐसी जो प्राइसिंग है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग। इसके बाद आ जाता है को ब्रांडिंग एंड इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग एंड इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग है उसमें, सॉरी वो एंड लिखना मैं भूल गया मैं। अच्छा, अब आपकी जो को ब्रांडिंग है, को ब्रांडिंग बेसिकली ये चीज़ होती है कि अब को ब्रांडिंग यहाँ पे लिखा नहीं होगा, आपको बुक से मिलेगा, मैं वैसे आपको बता देता हूँ मैं कि को ब्रांडिंग क्या चीज़ है। को ब्रांडिंग के जब मल्टीपल जो ब्रांड्स हैं वो मिल के किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, मल्टीपल ब्रांड्स मिल के एक नया प्रोडक्ट बना लिया, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए, चाहे वो किसी सर्टन प्रोजेक्ट के लिए, तो इस सूरत को हम लोग बोलते हैं को ब्रांडिंग। जैसे सोनी एरिक्सन के फ़ोन आप लोगों को पता होगा, पहले सोनी अलग कंपनी थी, एरिक्सन अलग कंपनी थी। उन्होंने मिल के जो है सोनी और एरिक्सन ने को ब्रांडिंग की और सोनी एरिक्सन के फ़ोन बनाना स्टार्ट कर दिए। इस तरह आप लोग ये कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे फूड गला था, तो फूड गला पे अब जो है एक जो ब्रांड है पेप्सी है, दूसरा ब्रांड जो जेडक्सी है, वो कहते हैं कि अभी तो मैं जस्ट ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल जो अज्यूम कर रहा हूँ कि यार खाली पेप्सी जो है वो मेरे से जो है ना वो वहाँ पे परचेज करने में बिकने में मसला होगा, और जो है वहाँ पे आपको खाली पिज़्ज़ा बिकने में मसला होगा। हम लोग ऐसा करते हैं मिल के वहाँ पे इकट्ठा स्टॉल लगा लेते हैं, इसको बोलते हैं को ब्रांडिंग। दूसरा है इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग जो है ये को ब्रांडिंग की भी एडवांस फॉर्म है। या इसी के मज़ीद जो है ना वो इन डेप्थ जो जब वेरिएंट जो है वो इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग है, वो ये चीज़ होती है कि जी मेरा एक ब्रांड है, मैं कुछ चीज़ बना के सेल करता हूँ, लेकिन जो मैं चीज़ बनाता हूँ उसमें उस चीज़ के बनाने के अंदर मैं किसी और चीज़ का जब इस्तेमाल करता हूँ, किसी और ब्रांड का जो यूज़ करता हूँ, किसी और के ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, तो वो वाला जो ब्रांड है उसको मैं कहूँगा इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। इंग्रेडिएंट क्या होता है कि जी जो चीज़ें आप लोग चीज़ को बनाने के लिए, पकाने के लिए जो चीज़ें उसमें अज्जा जो शामिल करते हैं उनको इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल दूँ, आप लोगों में से जो कंप्यूटर की नो हो रखते हैं, अब एक डेल का कंप्यूटर है, डेल का जो है ना वो है लैपटॉप है। अब डेल के लैपटॉप के अंदर इंटेल का प्रोसेसर जो है ना वो लगा होता है। अब इंटेल जो है वो इंटेल डायरेक्टली हमें अपना प्रोसेसर सेल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रेफर वो करते हैं कि हम लोग वो वाला लैपटॉप लें जिनके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है इंटेल का लगा हुआ, क्योंकि इंटेल की क्वालिटी अच्छी है इनके प्रोसेसर्स की। अब इंटेल जो है वो अपनी प्रमोशन करता है कि जी इंटेल के प्रोसेसर, इंटेल के प्रोसेसर, लेकिन डायरेक्टली अब तो हम इंटेल के प्रोसेसर परचेज नहीं कर रहे, लेकिन जब हम लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जी हमें वो वाला लैपटॉप दिया जाए जो कि जिसके अंदर इंटेल का प्रोसेसर लगा हो। इसी तरह जो है अब इसमें जो है ना और भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगी कि चिपसेट फलां कंपनी का लगा होना चाहिए इसके अंदर। अब इसमें अब जैसे एक और एग्जांपल दूँ इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग की, कि जो एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का उसका स्मार्टफोन के अंदर जी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड का होना चाहिए, ठीक है। या जो स्मार्टफोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उनका होना चाहिए, iOS का होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं एंड्रॉयड की एग्जांपल दूँ, एंड्रॉयड गूगल की प्रोडक्ट है, और जो आपका कंपनीज हवावे है, सैमसंग है, वो सारे के सारे जो है ना जो मेजॉरिटी है वो सारे एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, यानी गूगल का फॉर्म यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग के लिए जो कुछ चीज़ें हैं, 2-3 स्लाइड्स रहेगी, मैं उनको जल्दी जल्दी करता हूँ, इनको मैं टाइम भी खत्म होने वाला है। इसमें जो चीज़ें हैं कि जब आपने इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग करनी है तो कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। कंज्यूमर मस्ट बिलीव दैट
आपने ये देखना है कि जी जो इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर रहे हैं अपने ब्रांड के अंदर, जिस ब्रांड को एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर की उसके लिए इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। जैसे मैं अभी इंटेल की एग्जांपल दी, आप इंटेल से महंगा प्रोसेसर लेके अपने लैपटॉप में लगा रहे हैं, लेकिन अगर उसकी कस्टमर के लिए कोई वैल्यू नहीं है तो मुझे वो ज़्यादा पैसे देने की क्या ज़रूरत है। आपके लिए वो, आपके कस्टमर के लिए वो इंग्रेडिएंट ब्रांड की वैल्यू होना चाहिए। एक चीज़, कंज्यूमर मस्ट बी कन्विंस, कस्टमर इस चीज़ पे कन्विंस होना चाहिए कि जो इंग्रेडिएंट, जो इंटेल का प्रोसेसर डेल के लैपटॉप में लगा हुआ है, इंटेल का प्रोसेसर जो है बाकी जो प्रोसेसर्स हैं उनसे अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, कस्टमर इस चीज़ पे कन्विंस होना चाहिए। तीसरा है कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने जो मेरा ब्रांड है उसके ऊपर मैं अपने इंग्रेडिएंट का भी हवाला लाजमी दूँ, चाहे वो सिंबल्स की फॉर्म में, लोगो की फॉर्म में। आप लैपटॉप पे देखते हैं एक ब्लू से कलर का इंटेल का लोगो लगा होता है लैपटॉप्स के ऊपर, हालांकि वो ब्रांड लैपटॉप डेल का है, तो इंटेल का ऊपर क्यों लिखा हुआ है? इंटेल तो और कंपनी है। इंटेल का लोगो उसके ऊपर इसलिए लगा हुआ है ताकि कस्टमर को पता हो कि इसके अंदर इंटेल का प्रोसेसर यूज़ हुआ है, और कस्टमर को लैपटॉप खोल के कंफर्म करने की जरूरत ना पड़े, ऊपर ही बस जो है ना वो एक लोगो लगा हो जिसे पता हो कि इसके अंदर इंटेल का प्रोसेसर यूज़ हुआ है। और इसके साथ आप पुल एंड पुश, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जिसमें आप कस्टमर को ट्रैक करते हैं, ये आप लोगों ने पहले पढ़ी होंगी कि आपने कस्टमर को बताना भी है कि भाई हम अपने ब्रांड के अंदर जो है ना फलां फलां जो कंपनी है उनके इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं हम लोग। पैकेजिंग, लेबलिंग, वारंटीज एंड गारंटीज, इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें फटाफट ये हो जानी है पूरी। ओके, अब पैकेजिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है? अब पहले इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी होती है। पैकेजिंग के इम्पोर्टेंट होने में फैक्टर कौन कौन से कंट्रीब्यूट करते हैं? पहला है सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस ये चीज़ है कि कस्टमर जो है, अब इसमें सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट बहुत इंक्रीज हो गया। आपके चाहे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, आपके चाहे वो कैश एंड कैरीज हैं, आपके चाहे वो टेक अवे के फूड रेस्टोरेंट्स हैं, अब उसके अंदर पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो कस्टमर उसको इजीली हैंडल और कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, सेल्फ सर्विस के कॉन्सेप्ट्स के इवॉल्व होने की वजह से आपकी पैकेजिंग के ऊपर एम्फेसिस भी जो वो भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि कस्टमर की हैंडलिंग जो है वो, कस्टमर के लिए हैंडलिंग ईजी, और हैंडलिंग के में आपके उसका पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है कंज्यूमर अफ्लुएंस। अफ्लुएंस से मुराद ये चीज़ है कि जी आपकी पैकेजिंग अगर अच्छी होगी तो कस्टमर जो है उसके लिए ज़्यादा पैसे देने को भी जो है ना वो ज़्यादा पे करने को भी तैयार होगा। अगर उसको पैकेजिंग, कुछ प्रोडक्ट्स, पानी की बोतल मैंने ऐसे देखी, उनकी पैकेजिंग इतनी गंदी थी, उनकी पैकेजिंग से स्मेल आ रही थी, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा पे क्यों करूँगा मैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग भी होती है, जो पैकेजिंग जो है वो कस्टमर को इंस्पायर कर देती है, तो कस्टमर उसके लिए ज़्यादा पे करने को भी तैयार होता है। अब पैकेजिंग जो है वो आपकी कंपनी और ब्रांड के इमेज को भी इम्पैक्ट करती है। जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी तो ये एज्यूम किया जाएगा कि इसके अंदर प्रोडक्ट भी इतनी अच्छी है, अल्टीमेटली हमारा जो ब्रांड है वो अच्छा है। लेकिन हमारी पैकेजिंग ही अगर फारग फजूल सी होगी तो कंपनी का जो रेपुटेशन, ब्रांड इमेज है, जो रेपुटेशन, वो ख़राब होगी। और इसके साथ साथ हमारी जो इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी हम लोग एक्सप्लॉयट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग। आप वो क्या, जैसे मैं आपको लेस की एग्जांपल देता हूँ कि आप उसको सी लेबल, री लेबल जो है ना वो पैकेजिंग आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये भी इनोवेशन है। समटाइम जो है ना वो लेस की एक और है कि वो स्माइल वाला एक आई थी उनकी स्कीम के, जी आप वो पैकेट को अपने मुंह के सामने रखें तो स्माइल वाली तस्वीर बनाएं वगैरह वगैरह। इस तरह की इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आपके जो है ना वो, जिसकी वजह से ये आपकी पैकेजिंग के ऊपर एम्फोसिस जो है ना वो ज़्यादा हो गया पहले से। पैकेजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने ब्रांड के बारे में जो कन्विंसिंग इन्फॉर्मेशन है कि जो कस्टमर को कन्विंस करता है टू परचेज योर ब्रांड, ठीक है, वो चीज़ें उसके ऊपर हैं। आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती है पैकेजिंग। फैसिलिटेट प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसको फैसिलिटेट करते हैं। आप लोग अक्सर देखें हैं जो मैकडोनल्ड, KFC वगैरह, उनसे जब आप सॉफ्ट ड्रिंक परचेज करते हैं ना ड्राइव थ्रू के ज़रिए, वो उनके जो कप की शेप ऐसी होती है जो कि आपकी जो गाड़ियों के अंदर कप्स बने होते हैं उनके अंदर आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। अगर उसी की बजाय वो आपको स्टील का ग्लास दें या ऐसा ग्लास लें जिसके ऊपर से मुंह खुला हो, तो आपके लिए कैरी करना उसको मुश्किल होगा। ठीक है, इसके बाद असिस्ट एट होम स्टोरेज। अगर वही चीज़ें आपने घरों में ला के स्टोर करनी है तो वो, उसमें भी आपकी पैकेजिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसकी एग्जांपल दूं कि आप जो पाकिस्तान में तो इस चीज़ का इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आपके जो अंडे हैं, वो अंडों को भी उन्होंने एक छोटी सी ट्रे बनाई होती है, वो ट्रे देते हैं, वो जो ऊपर से बंद भी हो जाती है, उसको जो है ना आप घर में आसानी से रख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बियर के कैंस हैं, सोडा के कैंस हैं, उन कैंस के लिए छोटा सा उन्होंने एक वो बनाया होता है, क्रेट बनाया होता है छोटा सा कागज़ का,
वो क्रेट ही आप लोग जाकर अपने फ्रिज में फ्रीजर में रख देते हैं, वहाँ से उसको जितना इस्तेमाल करना हो करते हैं, ताकि उनको फिर अलग अलग जो है ना उनको आपको ये नहीं ख्याल करना पड़ता कि इसके ऊपर कुछ चीज़ ना आए, टूट ना जाए। वो क्रेट उसकी खुद जो है ना हिफाजत करता है। एक प्रोडक्ट कंजम्पशन के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के अंदर भी आपको चीज़ों को आपकी जो पैकेजिंग है वो हेल्प करती है आपकी। लेबल्स लेबल्स क्या होते हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो जितने भी आपके अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, टेक्स्ट अवेलेबल है, तस्वीरें अवेलेबल हैं, उनको हम लोग लेबल्स कहते हैं। ठीक है। अब लेबल जो है इनके क्या फंक्शन है, आपकी प्रोडक्ट को उसको कंटेंट को डिफाइन करते हैं। जैसे हमने देखा कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है, इसके अंदर इतने परसेंट शुगर है, इतने परसेंट इसके अंदर फैट है, इतने परसेंट इसके अंदर अल्कोहल है वगैरह वगैरह, अगर हो तो ये सारे के सारे आप लोग देखते हैं वो पीछे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर लिख देते हैं। रिकग्निशन ऑफ प्रोडक्ट, जो ब्रांड नेम है वो भी लेबल्स हैं, वो आपके कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को रिकग्नाइज करने में हेल्प आउट करता है। स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्ट की जो तरतीब है, प्रोडक्ट की जो अपने को कैसे रखना, जैसे मिसाल के तौर पे आपके जितने भी जो मसाला जात हैं वो सारे के सारे जो ना उनके लेबल्स जो है ना वो और तरह के होंगे, उन पे आपको डिशेस नज़र आएंगी। आपके जितने भी जो डिज़र्ट्स हैं, डिज़र्ट्स के लिए लेबल आप लोग और तरह के, आप ब्रांड और तरह का यूज़ करेगा। प्रोडक्ट की जो हैंडलिंग है, तरतीब है, उनके अंदर आपको जो है हेल्प आउट होती है। असिस्ट प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट की प्रमोशन है उसके अंदर आपको लेबलिंग हेल्प करती है। जैसे आप पैकेजिंग के ऊपर लिखें 20% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा वगैरह, या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद इन कंप्लाइंस विद लॉ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको वो लेबल्स हैं कानून के साथ कंप्लाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे प्रोडक्ट के ऊपर उनकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, कानूनन चीज़ें कि जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए, तो जो एक्सपायरी डेट है वो सेल्फ एक लेबल है। तो इस तरह के कानून के साथ जो फॉलो करना है उस चीज़ में भी आपको हेल्प आउट करता है। और उसके बाद आ जाती है प्रिकॉशनरी इन्फॉर्मेशन। प्रिकॉशनरी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ है कि जी आपने इसके ऊपर वजन नहीं डालना, इसको सीधा उठाना है। आप लोग देखते हैं ग्लास का निशान बना होता है, छतरी का निशान बना होता है कि ये चीज़ गीली ना हो, या इसमें जो है ना गर्मी में इसको ना रखें। इस तरह की जो प्रिकॉशनरी इन्फॉर्मेशन है वो भी लेबल की फॉर्म में आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है प्रोडक्ट के ऊपर। ये जी आपकी लास्ट स्लाइड है आई गेस, लास्ट। इसमें है वारंटीज एंड गारंटीज कि वारंटी और गारंटी का क्या रोल है आपकी प्रोडक्ट के अंदर। वारंटी आप लोगों ने वर्ड होने सुने होंगे पहले, मैं सिर्फ आपको दोनों का फर्क बता देता हूँ। वारंटी इज कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज की किसी सेलर से, ठीक है, और सेलर ने कहा कि अगर इन इन वजूहात की बिना पर अगर इस प्रोडक्ट के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है या प्रॉपर जो है वो काम नहीं करती, तो मैं आपको वो प्रोडक्ट या तो रिपेयर कर दूंगा आपकी, और अगर रिपेयर ना हो सकती हुई, अगर रिपेयर ना हो सकती हुई और वो नुकसान कंपनी की गलती की वजह से हुआ, तो उसमें जो है हम आपको किसी हद तक जितना आपका नुकसान होगा उतना हम आपको पेमेंट कर देंगे उसकी। ठीक है, फुल पेमेंट नहीं, पार्सल जो है फुल पेमेंट है कितनी, जितना आपको नुकसान हुआ है। उसके बाद आ जाती है गारंटी। गारंटी ये चीज़ है कि आपने प्रोडक्ट परचेज की और कस्टमर सेलर ने कहा कि मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। उसमें ये चीज़ है कि जी अगर इन इन वजूहात की बिना पर कंपनी प्रोडक्ट ने प्रॉपर परफॉर्म ना किया, तो मैं तो या तो आपको एक इसके बदले में बिल्कुल नई प्रोडक्ट दे दूंगा, आपको चेंज कर दूंगा प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट दे दूंगा। अगर तो मैं नई प्रोडक्ट ना दे सकता हुआ, तो मैं आपको सारे के सारे पैसे पेमेंट जितने आपके अखराजात हैं, चाहे आपने जो मुझे पे किए हैं, चाहे आपको जो ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी आपके अखराजात हैं, वो सारे के सारे मैं आपको वापस कर दूंगा। ये डिफरेंस है आपका वारंटी और गारंटी का। वारंटी और गारंटी जो है बेसिकली आपके जो कस्टमर है उसको सिक्योर करने के लिए यूज़ की जाती है वारंटी और गारंटी। ठीक है।